तो हेलो दोस्तों, बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आंख बहुत फड़फड़ा रही है, कुछ बुरा होने वाला है क्या? कमेंट्स में बताओ दोस्तों, कुछ बुरा होने वाला है क्या? तो हेलो दोस्तों, बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम वेव फंक्शन एंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला तो वेव फंक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है व्हेन इट कम्स टू दिस क्वांटम फिजिक्स का चैप्टर, बिकॉज जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस देखेंगे, चाहे वो टाइम इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस हो, हर जगह आपको वेव फंक्शन के बारे में जो है लिखना पड़ेगा। वेव फंक्शन आपको पहले से पता होना चाहिए। तो एक डेडिकेटेड वीडियो वेव फंक्शन के ऊपर आपके सामने है। देन सेकेंडली, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि डिराइव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, तो वो भी आज की वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया एग्जैक्टली ये वेव फंक्शन होता क्या है। तो भैया ये बहुत गंदे से डायग्राम्स मैंने बना रखे हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। जो डरा भैया वो गंदा बच्चा, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कौन सा कलर ले ले भैया, गुलाबी कलर ले लो। सबसे पहले आप देखिए कि दिस इज फ्लो ऑफ वाटर। दिस इज व्हाट भैया? दिस इज फ्लो ऑफ वाटर। दिस इज फ्लो ऑफ वाटर, बराबर। अब दिस इज फ्लो ऑफ साउंड। तो भैया यहां पर साउंड कैसे फ्लो करता है? भैया अपने हवा के अंदर जो हमारी ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग में होते हैं भैया पार्टिकल्स। क्या होते हैं भैया? सराउंडिंग में होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सराउंडिंग में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर ये लेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मैंने यहां से साउंड वेव फेंकी, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंप्रेस होते हैं, रिलीज होते हैं, कंप्रेस होते हैं, रिलीज होते हैं, कंप्रेस होते हैं, रिलीज होते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहां से मैंने बोलना चालू किया, दिस इज द स्पीकर। तो ये भैया एक अच्छा सा जो है मुंह बना देते हैं सचिन भैया का। भैया बहुत ही गंदा सा मुंह बनाया, एकदम चोट जैसा मुंह बनाए हो, ठीक है। तो यहां से जो है मैंने आपको कुछ बोला, तो यहां पर मेरे मुंह के जस्ट पास जो पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स आपस में कंप्रेस होंगे, फिर रिलीज होंगे, फिर कंप्रेस होंगे, फिर रिलीज होंगे, फिर कंप्रेस होंगे, फिर रिलीज होंगे, और यहां पर खड़े हुए बंदे को ये आवाज सुनाई देगी। तो साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है? ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स। ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स, यहां से यहां तक जो यहां पर पार्टिकल्स हैं ये वेरिएट हो रहे हैं, वेरिएशन हो रहा है इसमें, उसकी वजह से जो साउंड है वो ट्रेवल कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है भैया? ट्रेवल कर पा रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि भैया लाइट कैसे ट्रेवल करती है, तो भैया ये वेव फंक्शन पढ़ने आए थे, साउंड लाइट कहां से पढ़ाने लगे? रुको यार, थोड़ा सबर रखो, ठीक है। तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है भैया? हमने 11th-12th में पढ़ा है कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में प्रोपगेट करते हैं, तब जाके लाइट प्रोपगेट होती है। भैया द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट्स लाइट। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स साथ में ट्रेवल करती हैं, तो ये लाइट को प्रोपगेट करवा पाती हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो भैया ये इतनी कहानी क्यों समझाया आपने? मुझे इतनी कहानी क्यों समझाया? ये इसलिए समझाया ताकि मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा सकूं कि इस दुनिया में अगर किसी भी चीज को प्रोपगेट करना है तो उसमें कुछ वेरिएशन लाना पड़ेगा। जैसे जब वाटर फ्लो होता है, तो वाटर की जो वेव्स होती हैं वो प्रोपगेट करती हैं, उनमें वेरिएशन आता है, तब जाके वाटर फ्लो होता है। साउंड में जब ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में कंप्रेस रिलीज होते हैं, जब इनमें वेरिएशन आता है तो साउंड प्रोपगेट करता है। ठीक उसी तरीके से जैसे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से भैया लाइट प्रोपगेट होती है, ठीक उसी तरीके से वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन प्रोपगेट वेव। वेरिएशन इन वेव फंक्शन प्रोपगेट्स वेव्स। तो भैया इतनी चीज घुमा फिरा के आपको यह बताने के लिए थी कि अगर ये वेव प्रोपगेट हो रही है, अगर ये वेव एक है आगे बढ़ रही है, तो इस वेव को प्रोपगेट होने के लिए वेव फंक्शन का वेरिएशन लगेगा। जब तक वेव फंक्शन के अंदर वेरिएशंस नहीं आएंगे,
तब तक ये वेव आगे नहीं बढ़ेगी, प्रोपगेट नहीं होगी। आई होप आपको वेव फंक्शन का एक क्रक्स मिला होगा कि एग्जैक्टली भैया वेव फंक्शन होता क्या है। जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे ही किसी भी वेव के अंदर वेव फंक्शन होता है। क्या होता है भैया? वेव फंक्शन होता है। अब आप समझिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी, बराबर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी। दैट मींस भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। अभी ये कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएशन का मतलब क्या है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर इस वेव में मैं बात करूं तो यहां पर आपका वेव फंक्शन कुछ अलग होगा, यहां पर आपका वेव फंक्शन कुछ अलग होगा। तो वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन, चेंज इन वेव फंक्शन प्रोपगेट्स वेव। वेव फंक्शन में चेंजेस आएंगे, वेरिएशन होगा, तब जाके वेव आगे प्रोपगेट करेगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? एंड वेव फंक्शन को हम डिनोट करते हैं यूजिंग साई। इसको भैया ऐसे लिखते हैं PSI। दिस इज द वेव फंक्शन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वेव फंक्शन, ये FN यानी फंक्शन लिखा हुआ है। वेव फंक्शन इज द क्वांटिटी ड्यू टू विच वेव प्रोपगेट्स। वेव फंक्शन एक ऐसी हिडन क्वांटिटी है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती भैया, मैं आपको दिखा नहीं सकता कि अच्छा ये वेव फंक्शन है, दिखा नहीं सकता। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, वैसे ही वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन देखा नहीं जा सकता। तो वेव फंक्शन के प्रोपगेशन से, वेव फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके ड्यू टू वेरिएशन ऑफ विच वेव प्रोपगेट, जिसकी वजह से वेव प्रोपगेट होती है। अभी चीज नोट नहीं करनी, मैं आपको नोट करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, विथ डेफिनेशन नोट करवाऊंगा। तो दिस इज अ वेव, बराबर। अब इस वेव में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड का चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? यहां पर एम्पलीट्यूड का चेंज हो रहा है। तो वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव, भैया ये एक मेरा मैटर पार्टिकल होगा, ये मेरा एक मैटर पार्टिकल होगा, इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर समझाया था। ये वेव को प्रोपगेट होने के लिए क्या चाहिए? एम्पलीट्यूड में वेरिएशन चाहिए। यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहां पर एम्पलीट्यूड कम है, यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहां पर कम है। तो वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव इज वेव फंक्शन, इज वेव फंक्शन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? प्रॉपर डेफिनेशन हम अच्छे से लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली वेव फंक्शन होता क्या है। ठीक है, और वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। दिस इज PSI, दिस इज नथिंग बट PSI। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इस वेव फंक्शन को एक्चुअली जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो जब आपको वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा, तो वहां पर दो तरीके हैं। जनरली भैया हम 3D वाला मेथड ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताना चाहूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरी कोई वेव है, बिल्कुल भैया बराबर, ये मेरी कोई वेव है। ये वेव ऐसे ऐसे करके प्रोपगेट हो रही है। ठीक है भैया, ये वेव ऐसे ऐसे करके प्रोपगेट हो रही है। किसका फोन है भाई, किसका फोन है? काट दो उसको। हाँ, तो भैया ये वेव जो है आगे की तरफ प्रोपगेट हो रही है। अभी जो वेव आगे प्रोपगेट होती है ना, ये वेव प्रोपगेट होती है इन स्पेस एंड टाइम मीडियम। ठीक है, तो जैसे ये वेव जो है ये टाइम के साथ आगे स्पेस में प्रोपगेट हो रही है। जैसे मान लीजिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये साउंड वेव्स प्रोपगेट हो रही हैं। तो ये साउंड वेव्स किस मीडियम में प्रोपगेट हो रही है भैया? आपके ये जो आपका स्पेस है यहां प्रोपगेट हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी हम बात करते हैं आपके वेव की, तो वेव विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम आगे प्रोपगेट करती है। ठीक है, तो यहां पर हम जब लिखते हैं वन डायमेंशन में, जब आपकी वेव वन डायमेंशन में ट्रेवल कर रही है, आप मान रहे हैं कि वेव वन डायमेंशन में है, तो उस कंडीशन में वेव फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, साई और ब्रैकेट में x और t। x क्या है? आपका स्पेस, किस स्पेस में आपका वेव ट्रेवल कर रहा है, एंड t इज द टाइम, किस टाइम वेरिएशन के साथ वो ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं अपनी वेव फंक्शन को वन डायमेंशन के अंदर। जब बात आती है थ्री डायमेंशंस की, तो थ्री डायमेंशंस में क्या हो रहा है कि भैया ये हमारा एक थ्री डायमेंशन हो गया। जैसे यहां पे आप समझिए कि यहां ये हमारा हो गया थ्री डायमेंशंस, जहां पर x, y और z हो गया, है ना। ये 3D प्लेन हो गया। अब 3D प्लेन में यहां वेव कहीं भी जा रही है ना, कहीं भी वेव जा रही है। तो थ्री डायमेंशंस में जब हमें स्पेस को डिनोट करना होता है तो उसको हम डिनोट करते हैं यूजिंग वेक्टर। तो ये साई वेक्टर r और t। तो मतलब यहां थ्री डायमेंशंस में जब वेव आपकी प्रोपगेट करती है तो उसका वेव फंक्शन ऐसे लिखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर r एंड टाइम t। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भी, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट वेव फंक्शन। अब इसको अभी
नोट नहीं करना है, मैं इसको नोट करवाऊंगा, परेशान मत होइए। अब हम देख लेते हैं कि भैया वेव फंक्शन का क्योंकि कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि नहीं होता है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, हाउ टू डिराइव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है या कभी कभी पूछा जा सकता है कि डिराइव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, तो उस केस के अंदर आपको डेरिवेशन पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट अब हम डेरिवेशन पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भैया अब हम वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस डिराइव कर लेते हैं। भैया फिजिकल सिग्निफिकेंस डिराइव कर लेते हैं। तो डिराइविंग द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, इसको आप पहले कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए। जो हमारा वेव फंक्शन होता है उसकी कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है। जो हमारा वेव फंक्शन होता है उसकी कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है, हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, बराबर। अब इस वेव फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है भैया, साई के माध्यम से डिनोट किया जाता है। ये जो हमारा वेव फंक्शन होता है ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मतलब क्या होता है भैया कि इस वेव फंक्शन के अंदर कुछ रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है भैया, एक इमेजिनरी पार्ट होगा जिसके अंदर ए आपका रियल पार्ट हो गया और आयोटा बी आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये कुल मिला के हो गया आपका साई। क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका साई। दिस इज द वेव फंक्शन, बराबर। ये बस अभी देखते जाओ, मैं कराता जाता हूं, ठीक है। ये हो गया भैया आपका वेव फंक्शन। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी के अंदर प्रॉपर लिखना है, ठीक है। अब अगर हम कुछ ना करें, हम इस वेव फंक्शन को इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये भैया सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट हमें आंसर में मिल जाएगा। भैया कुछ समझ में नहीं आया, सबसे पहले देखते हैं भैया ये कॉन्जुगेट आपने क्या बोल दिया। सबसे पहले आप देखते हैं कि कॉन्जुगेट आपने क्या बोल दिया। किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो आज हम निकाल रहे हैं भैया कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन। क्या निकाल रहे हैं भैया, कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन। ये fn मतलब फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन निकालने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके सामने जो भी साइन लगा है उसे आपको अपोजिट कर देना है। जैसे यहां प्लस लगा है तो आपके कॉन्जुगेट में माइनस आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूं कॉन्जुगेट ऑफ आपका वेव फंक्शन तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन। अब जब यहां पर मैं लिखता हूं कि मल्टीप्लाइंग वेव फंक्शन with its conjugate leaves only real part, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप वेव फंक्शन को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट बच जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आपका हट जाएगा या कह सकते हैं कि डिलीट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो भैया यहां पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्योंकि दोनों वेव फंक्शन साई से ही डिनोट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्जुगेट और ये दोनों ही साई से डिनोट होता है, लेकिन वो आपको समझना होता है कि वो कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो यहां अगर मैं वेव फंक्शन साई को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इस तरीके से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी और मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा बी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो ये हो जाएगा आपका साई स्क्वायर, बराबर। ये हो जाएगा क्या आपका साई स्क्वायर। तो यहां पर एक और पेज ले लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा भैया आपका साई स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, साई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्योंकि हमें पता है कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया भैया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है भैया सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपका जो साई हो जाएगा, ये जो आपका साई स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ इतनी निकल करके आ जाएगी। इसको भी थोड़ा सा उधर कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा यहां रख लेते हैं, इसको डिलीट, ठीक है भैया। चलिए तो अगर मैं साई स्क्वायर निकालता हूं तो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी स्क्वायर।
क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एक सेकेंड, सॉरी, यहां पर मैंने ए प्लस बी लिख दिया है, ये ए प्लस बी नहीं होगा भैया, ये ए माइनस बी होगा। क्या हो जाएगा भैया, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी गिव्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैथ के टीचर नहीं है थोड़ी सी, तो इसलिए कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, दी सिली मिस्टेक्स। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ए होल स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, आयोटा बी का होल स्क्वायर। अब आप समझिए कि भैया साई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब होता क्या है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू हमें पता है कि भैया आयोटा को अगर अपन स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमें -1 दे देता है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इस केस के अंदर साई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो भैया ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, साई स्क्वायर मतलब वेव फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज द कंप्लीट रियल पार्ट। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया, दिस इज हैविंग अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये हो गया भैया फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो अगर आपको वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस डिराइव करना है तो आप क्या करेंगे, वेव फंक्शन को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट मिल जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आपका हट जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, इमेजिनरी पार्ट आपका हट जाएगा। अब चलो इन सभी चीजों को जो है मैं प्रॉपर अभी नोट करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, अभी इसको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं अब आपको प्रॉपर नोट्स दे देता हूं, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन एंड ऑल ऑफ वेव फंक्शन। तो सबसे पहले आप इन डेफिनेशंस को नोट करिए। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कलेक्शन ऑफ वेव्स कॉल्ड अ वेव पैकेट। अब ये वेव पैकेट क्या होता है ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा, या एक काम करूं क्या, थोड़ा समझाई देता हूं, चलो कोई नहीं, हटाओ। होता क्या है कि जो आपके डी ब्रॉगली भाई साहब थे, जो आपके डी ब्रॉगली भाई साहब थे, उन्होंने क्या कहा कि हर मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी बराबर। तो ये किसने कहा, डी ब्रॉगली ने क्या कहा, ये किसने कहा भैया, डी ब्रॉगली ने कहा। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि कोई भी मैटर पार्टिकल इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है तो उससे एसोसिएटेड होगी एक वेव बराबर। लेकिन श्रोडिंगर भाई साहब आते हैं, श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट का नाम था, अभी आप आगे मतलब अगले कुछ वीडियोस में श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, फिर श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ये सब पढ़ेंगे। तो ये श्रोडिंगर भी एक साइंटिस्ट था जिन्होंने आए और उन्होंने कहा कि डी ब्रॉगली भाई साहब आप एक बात तो सही कह रहे हो कि वेव एसोसिएटेड होती है, लेकिन सिर्फ एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती है, मल्टीपल वेव्स ऑफ मल्टीपल एम्पलीट्यूड या मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज जो है वो एसोसिएटेड होती है। तो एक मटेरियल पार्टिकल जब मोमेंटम p में होता है तो उसके साथ सिर्फ एक नहीं मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। क्या होती हैं भैया, मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। क्या होती हैं भैया, मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। इन सभी वेव्स का सुपर इंपोजिशन फिर हमें मिलता है। तो ये जो डी ब्रॉगली सिंगल वेव की बात कर रहे थे, दिस इज नथिंग बट द सुपर इंपोजिशन ऑफ दीज मल्टीपल वेव्स। तो ये मल्टीपल वेव्स, ये जो मल्टीपल वेव्स हैं सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स आपस में आकर के सुपर इंपोज होती हैं। जब ये सुपर इंपोज होती हैं तो ये एक बड़ी वेव को बनाती हैं, बड़ी एम्पलीट्यूड की वेव को बनाती हैं और इसी बड़ी एम्पलीट्यूड की वेव को हम कहते हैं वेव पैकेट। क्या कहते हैं भैया, इसी बड़ी एम्पलीट्यूड की वेव को हम कहते हैं वेव पैकेट। क्या कहते हैं भैया, वेव पैकेट, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पैकेट मैंने बना दिया ना, ये क्या बना दिया, एक पैकेट बना दिया, तो इस पैकेट के अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के वेव्स जब सुपर इंपोज हो रही हैं तब वो एक पैकेट बना रही हैं जिसे हम कहते हैं वेव पैकेट, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटा समझा दिया कि वेव पैकेट होता क्या है। अब आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। ईच वेव विद इन द पैकेट एग्जिबिट पीरियोडिक वेरिएशन। हर वेव के अंदर पीरियोडिक वेरिएशंस होते हैं इन बोथ स्पेस एंड टाइम बराबर। ये चीज तो मैंने आपको समझाई कि भैया वेव प्रोपगेट कैसे करती है, वो स्पेस एंड टाइम में पीरियोडिक वेरिएशंस दिखाती है, ठीक है। सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन लाइट, जैसे लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में जब प्रोपगेट करती हैं, वेरिएशन होता है उसके अंदर, तो लाइट प्रोपगेट होती है। ठीक उसी तरीके से वेव प्रोपगेट होने के लिए वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, ठीक है। द वेव फंक्शन साई
एनकैप्सुलेट्स दिस वेरिएशन। वेव फंक्शन जो साई होता है उसके अंदर इसी वेरिएशन को दिखाया जाता है, सर्विंग एज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन विदाउट डायरेक्ट सिग्निफिकेंस। तो वेव फंक्शन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है विदाउट डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये पॉइंट भी हो गया। हाउएवर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जब हम वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, द वेव फंक्शन यील्ड्स अ रियल क्वांटिटी विथ क्लियर फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो जब हम वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या निकाल करके देता है, वो हमें यील्ड करके देता है। यील्ड मतलब निकाल करके देता है एक रियल क्वांटिटी, जैसे हमने निकाला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो रियल क्वांटिटी का प्रॉपर क्लियर फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो ये भी एक पॉइंट है फॉर वेव फंक्शन, ठीक है। द रियल क्वांटिटी प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द पार्टिकल्स बिहेवियर। जिस पार्टिकल के साथ ये वेव एसोसिएटेड है, जिस वेव फंक्शन की हम तब से बात कर रहे हैं, तो ये जो रियल फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल क्वांटिटी निकल करके आई, ये इसी पार्टिकल के बारे में बिहेवियर्स बताती है, इस पार्टिकल के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने में मदद करती है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। ऑफरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन क्वांटम, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स कह सकते हैं। तो ये हो गई भैया आपकी कंप्लीट कहानी। ये सारे जो नोट्स हैं आपको बनाने हैं, नोट करिए इसको फटाक से। यहां पर ये क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया। अब इसी के साथ कुछ पॉइंट्स मैंने और लिखवा दिए हैं ताकि एग्जाम में आपको जो है दिक्कत ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके ये रहे, कहां गए भाई, ये रहे इसके कुछ पॉइंट्स। तो जस्ट लाइक हाउ वेव फ्लोज इन साउंड एंड ऑल, वो सारी चीजें जो गैसियस प्रेशर वगैरह बनता है वो सब मैंने यहां लिख दिया है प्रॉपर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये आप पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहाँ नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, AKTU के तो AKTU सेलेक्ट करना, RGPV के हो तो RGPV सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। इसके बाद अब जाकर के मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवाता हूं, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, अब आप सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह हो गई ना सारी, अब उसके बाद इसको नोट करिए। अब इसको नोट करने के बाद आप ये नोट करेंगे, ये भी नोट कर लीजिए, इसे भी आप नोट करिए। इसके बाद अब आप फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन नोट करिए। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आप नोट करिए, ठीक। अब इसके बाद कंटिन्यू होती है डेरिवेशन, और यहां पे इसका रियल पार्ट निकल करके आ जाता है, तो इसे भी आप नोट करिए, ठीक है। इतना नोट होने के बाद अब और कुछ बचा है क्या, हाँ, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में कैसे वेव फंक्शन को डिनोट किया जाता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करिए फटाक से। चलिए अब यहां से मैंने आपको वेव फंक्शन और वेव फंक्शन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। अब बस एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर लेक्चर यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, होता क्या है, मान लीजिए मेरा एक छोटा सा सर्कल है। क्या है भैया, ये एक छोटा सा सर्कल है। इस सर्कल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं में से मैं एक खड़ा हुआ हूं, यहां मान लो कहीं पे खड़ा हूं, यहां मान लो कहीं पे खड़ा हूं मैं, तो यहां मैं भी खड़ा हूं। तो होता क्या है कि जब इसके अंदर 100 लोग खड़े हैं, मतलब कि इसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, बराबर। तो अगर यहां पर 100 लोग खड़े हैं तो एक प्रोबेबिलिटी हाई है कि अच्छा इन 100 लोगों में से सचिन सर भी खड़े होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सचिन सर बढ़ गया, बराबर। अगर एक ग्रुप में, एक मैदान में बहुत सारे 100 लोग खड़े, मान लो 100,000 लोग खड़े हैं, तो उन 1000 लोगों की भीड़ में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि एक आदमी सचिन भी होगा, बराबर। 1000 लोगों की भीड़ में एक आदमी सचिन भी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, बराबर। तो जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वहां पर सचिन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक ग्राउंड है जहां सिर्फ 2 लोग ही खड़े हैं, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सचिन कम हो जाती है। सिर्फ 2 लोग ही खड़े हैं तो यहां भैया कम चांसेस है कि इन 2 लोगों में से एक सचिन भी होगा। तो अगर एक जगह 1000 लोग खड़े हैं, मतलब यहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वहां प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है कि अच्छा इन 1000 लोगों में से एक आदमी सचिन भी होगा। लेकिन जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है वहां पर चांसेस कम है कि इन 2 लोगों में से एक सचिन भी होगा।
तो यहां प्रोबेबिलिटी कम हो गई। ठीक इसी तरीके से आपको पता है कि एक वेव के अंदर जब ये वेव आपकी प्रोपोगेट होती है, तो जब ये वेव अपने हाई पर होती है, तो हाई में जो मैंने आपको बताया नहीं था कि भैया ये आपके साउंड वेव्स हो गए, ये आपके साउंड वेव हो गई, ये कंप्रेशन होता है, फिर जो है आपका रिलीज होता है, इस तरीके से आपकी साउंड वेव प्रोपोगेट हो रही है। तो यहां पर पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए, बराबर, यहां पर पार्टिकल्स एक्सपेंड हो गए, यहां कंप्रेस हो गए, यहां एक्सपेंड हो गए, इस तरीके से साउंड आपका ट्रेवल कर रहा है, बराबर। अब मेरे को आप एक चीज बताइए, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पर हाथ डाल के ऐसे कुछ निकालता हूं, तो भैया ज्यादा चांसेस है कि इस पॉइंट पर एक पार्टिकल होगा, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है। तो अगर मैं किसी पॉइंट पर देखता हूं तो वहां पर चांसेस कम है कि भैया पार्टिकल प्रेजेंट होगा। जैसे यहां, क्योंकि यहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा थी, तो यहां पर भैया एक सचिन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा थी। यहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो सचिन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी कम है। ठीक इसी तरीके से इस एरिया में पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल, एक पार्टिकल हमें मिल जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। लेकिन यहां आपके पार्टिकल की डेंसिटी कम है, तो यहां पर एक पार्टिकल मिल जाए, इसकी चांसेस भी कम है। किसी एक पॉइंट पर पार्टिकल मिल जाए, उसके चांसेस भी कम है। ठीक इसी तरीके से जब हम वेव की बात करते हैं, तो क्योंकि यहां पर इस रीजन में वेव्स में पार्टिकल्स ज्यादा हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पर अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं, तो चांसेस ज्यादा हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां मुझे एक पार्टिकल मिल जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जहां कंप्रेस्ड फॉर्म में पार्टिकल्स हैं, जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम कहते हैं कि जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन द रीजन। यहां पर अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है, तो एक पार्टिकल यहां प्रेजेंट होगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। Higher the probability density, higher the probability of finding a particle in that region. जैसे higher the population density, the higher the probability of finding Sachin in that region. तो ऐसी ही कहानी है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आपको समझ में आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज नथिंग बट एक रीजन जहां पर वो भैया बता रहा है कि यहां पर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होगी। अब एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इस रीजन में एक पार्टिकल मिलने की संभावना ज्यादा है। यहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम मतलब पार्टिकल्स ही कम है, तो यहां पर किसी पॉइंट में पार्टिकल मिलने की संभावना कम है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है कि किसी रीजन में पार्टिकल मिलने की संभावना कितनी है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अगर नहीं भी मिला नोट करिए और आराम से इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन नोट करवा देता हूं। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिफर्स टू द लाइक्लीहुड ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन स्पेस। भैया अगर ये आपका एक स्पेस है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक पार्टिकल मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो it's derived from the square of absolute value of the wave function denoted as psi square। तो भैया अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है किसी एक रीजन में, तो आप उसका साई स्क्वायर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए भैया? साई स्क्वायर निकाल लीजिए। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए, और लगे तो सिर्फ ये इतना डायग्राम भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बस उतना करिएगा, इतना डायग्राम करिएगा, ये आपके समझाने के लिए था। ठीक है, नोट कर इसको फटाक से। ठीक है भैया, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। थक गया यार एकदम क्लास ले लेके।